कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस कहानी का अंतिम भाग आज शाम 6 बजे ही देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आए और रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं शाम 6 बजे इस कहानी का अंतिम पार्ट लेकर आऊँगी और कल से 12 बजे बेदर्दी मोहब्बत शुरू हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना शुरू कर दीजिए। नताशा उस गहरी खाई को देखते हुए बोली, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे जीने का, तंग आ गई हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। जितना मर्जी अपने अतीत से भागने की कोशिश कर लूँ, लेकिन मेरा अतीत बार बार मेरे सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। और अब मुझे समझ में आ चुका है कि मैं कभी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी। मेरे हिस्से में खुशियां हैं ही नहीं, मुझे पूरी ज़िंदगी यूं ही रो रो कर गुजारनी पड़ेगी, तो क्या ही फ़ायदा जीने का। इससे बेहतर तो यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं। कम से कम मेरी वजह से बाकी सबको तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किया और फिर अपना पैर आगे की तरफ रखा, लेकिन जैसे ही वो उस खाई से कूदने लगी, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा और अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नताशा एकदम हैरान रह गई। उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे और उसका रोना और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसके गाल पर लाल निशान छप चुका था, जो किसी और का नहीं बल्कि तनुज के हाथ का था। नताशा ने सामने की तरफ देखा और वहाँ तनुज को देखकर वो दंग रह गई। तनुज गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या हरकत करने जा रही थी तुम? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की घटिया हरकत करने की? नताशा ने उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से से बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? होते कौन हो तुम मुझे थप्पड़ मारने वाले? होते कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों का, तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मैं बेशक से जीऊँ या फिर मरूँ, कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी बात सुनकर तनुज गुस्से से कांपते हुए उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसको कंधे से पकड़कर बोला, फर्क पड़ता है मुझे, और तुम क्या नाराज़गी दिखा रही हो मुझे? नाराज़ तो मुझे तुमसे होना चाहिए। जो बातें बोलनी होती है वो तो बोलनी नहीं हो और इधर उधर की बातें बोलकर चुप हो जाती हो। इंसान तुम्हें समझे भी तो समझे कैसे? किसी को अपने करीब भी आने देती हो क्या? क्या कहा था मैंने तुमसे? यही पूछा था ना तुमसे कि मेरा तुम पर हक है या नहीं? तो बोल देती कि हाँ हक है, बाकी मैं खुद अपने आप संभाल लेता, लेकिन नहीं ना। तो तुम मुझे अपने करीब आने दे रही हो और ना ही अपने आप से दूर जाने दे रही हो। और ये क्या स्टूपिड हरकत करने जा रही थी तुम? मरने जा रही थी? मैंने थप्पड़ लगाया तो मुझे जोर से धक्का दे दिया और खुद अपनी जान को ख़त्म करने वाली हो। खुद को कितने धक्के दोगी तुम? उसकी बात सुनकर नताशा गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। तनुज ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। नताशा एकदम से शांत हो गई। अब वो गुस्से से उबल रही थी, लेकिन अब वो नॉर्मल होने लगी थी। तनुज उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने तुम्हें वैसे पसंद किया जैसे तुम हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता था, तुम्हें जानना चाहता था, इसलिए तुम्हारे करीब आया। मैंने कहा था तुमसे कि मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो लड़कियों के पीछे पीछे घूमे, लेकिन मैं उन लड़कों में से भी नहीं हूँ जो किसी को जज करे। अगर किसी के साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ है तो उसे लेकर लड़कियों के बारे में राय बनाएं। मैंने तुम्हें पसंद किया था नताशा, और मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है, तुमसे जुड़ी चीज़ों से नहीं, तुम्हारे पास्ट से नहीं। नताशा सुबक सुबक कर रो रही थी। तनुज उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अब मैं तुमसे क्या कहूँ। गलती तुम्हारी भी नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। किसी भी इंसान पर ट्रस्ट करना आसान नहीं होता, और जब खुद के साथ इतना सब कुछ हुआ हो तो हम तो अपनों पर भी ट्रस्ट अपना गंवा देते हैं, गैरों पर तो करना ही क्या। लेकिन अगर तुम मुझे मौका नहीं दोगी नताशा तो मैं तुम्हें संभालूंगा कैसे? अगर तुम मुझे अपने करीब ही नहीं आने दोगी तो मैं तुम्हें वो प्यार कैसे दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो? नताशा रोते हुए बोली, मैं कोई प्यार डिजर्व नहीं करती। मैं बहुत घटिया लड़की हूँ मिस्टर तनुज। मैंने अपने ही भाई की ज़िंदगी बर्बाद करने की सोची और बदले में खुद अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मुझे कोई हक नहीं है प्यार करने का और प्यार लेने का। मैं कोई खुशियाँ डिजर्व नहीं करती।
तनुज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गलतियों की सज़ा होती है ये मैं मानता हूँ, लेकिन उतनी जितनी जायज़ हो। तुमने जो गलती की उसकी सज़ा तुम्हें मिल चुकी है। अब वक्त है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, उन सब चीज़ों को छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का। नताशा तुरंत बोली, लेकिन मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन वो प्यार नहीं जो लोग मुझ पर तरस खाकर करें। तनुज जल्दी से बोला, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी लड़की हो जिस पर कोई तरस खा सकता है? एटीट्यूड देखो अपना, प्यार भी करना है लेकिन खुद के करीब भी नहीं आने देना। लड़कियां 16 सोमवार के व्रत रखती होंगी इस तनुज घर के लिए, लेकिन तुमने तो एक दिन में इसको पागल कर दिया। और उस दिन का पागल हुआ मैं अब तक सही नहीं हुआ। और तुम कहती हो कि कोई तुम पर तरस ना खाए। तरस तो अब मुझे खुद पर आएगा, कैसे संभालूंगा मैं खुद को? तुमसे शादी के बाद तुम तो मेरी वाट लगा दोगी यार। उसकी बात सुनकर नताशा उसे गुस्से वाली नज़रों से घूरने लगी। वो मुंह बनाते हुए बोली, इतना ही डर लग रहा है तो मत आओ मेरे करीब, मत करो मुझसे शादी। ये बोलते हुए वो दूसरी तरफ घूम गई। तनुज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे वापस अपनी तरफ घुमाया और बोला, लेकिन मैं तो अब इसी नकचड़ी से शादी करूंगा। तनुज गर्ग को तो वैसे ही आदत है खतरों से खेलने की, अब तो मैं पक्का खतरों का खिलाड़ी बनूंगा। उसकी बात सुनकर नताशा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़े प्रलय और सृष्टि मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। सृष्टि प्रलय के सीने से लगी हुई थी और उसकी नज़रें नताशा पर थी। नताशा के लिए अब वो बहुत खुश थी। प्रलय तुरंत बोला, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे तो रोमांस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं किसी को भी रोमांस करते हुए देख सकता हूँ, लेकिन नताशा को नहीं देखा जाएगा। यह बोलकर उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और उसे यूं शर्माते हुए देख सृष्टि की हंसी छूट गई। प्रलय और सृष्टि दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए और अब उनकी गाड़ी की आवाज़ जब तनुज और नताशा को सुनाई दी तो उन दोनों ने उनकी गाड़ी की तरफ देखा। उन्हें जाते हुए देख तनुज बोला, कितना समझदार है तुम्हारा भाई और तुम कितनी बेवकूफ़ हो। नताशा ने उसकी बात पर उसे घूर कर देखा और बोली, क्या क्या कहा आपने? तनुज तुरंत बोला, वही जो तुमने सुना। नताशा मुंह बनाते हुए बोली, आपने मुझे बेवकूफ़ कहा? तनुज जल्दी से बोला, ये तो शुक्र है सिर्फ बेवकूफ़ कहकर चुप हो रहा हूँ, वरना तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद तो तुम्हें सीधा मेंटल हॉस्पिटल एडमिट करवा दूंगा मैं। तनुज की बात सुनकर नताशा हंसते हुए बोली, मुझे नहीं पता था डॉक्टर से प्यार करने के ऐसे साइड इफ़ेक्ट होंगे, धमकियां भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की मिलेगी। तनुज उसकी बात पर मुस्कुराया और फिर अचानक ही उसकी कमर को थाम कर अपने करीब खींचते हुए बोला, वैसे डॉक्टर सिर्फ धमकी डेंजरस नहीं देते हैं, प्यार भी बहुत डेंजरस करते हैं। उसके यूं बोलने से नताशा के रोंगटे खड़े होने लगे। वो हल्का हल्का मुस्कुराते हुए तनुज की तरफ देख रही थी और तनुज की नज़रें नताशा के लबों पर टिकी थी। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और इस वक्त वो दोनों खाई के किनारे पर खड़े थे। नताशा ने जब तनुज की नज़रें अपने लबों पर महसूस की तो तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बोली, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तनुज तुरंत बोला, तुम यहाँ पर खतरों से खेलने आई थी ना, अब बिना खतरों से खेले ही चली जाओगी क्या? नताशा ने उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। तनुज उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम यहाँ पर सुसाइड करने आई थी, अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म करने आई थी, लेकिन अब तुम्हारी वो ज़िंदगी सिर्फ मेरी है, उस पर मेरा हक है, तो इसका मतलब तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा मैं हूँ। तो क्यों ना एक छोटा सा खेल हम दोनों के बीच हो जाए। नताशा की नज़रें उस पर गहरी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तनुज कहना क्या चाहता है। तनुज उसके लबों की तरफ देखते हुए बोला, मैं खतरा तुम खतरा, चलो दोनों मिलकर खेलें खतरा खतरा। यह बोलकर अब उसने नताशा के लबों पर अपने लब रख दिए और नताशा हैरान रह गई। उसके हाथ तनुज के सीने पर आ गए थे और उसने कसकर उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया था। वहीं जितने उसके हाथ तनुज की शर्ट पर कस रहे थे उतने ही तनुज उस पर हावी होता जा रहा था। ये उनकी पहली किस थी और तनुज इसको मेमोरेबल बनाना चाहता था। नताशा ने कुछ पल यूं ही खुद को शांत रखा और फिर नताशा भी उसे पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे को डीप किस कर रहे थे और उन दोनों की सांस भी जैसे वहाँ हवाओं में घुल रही थी।
नताशा ने एक दो बार तनुज को खुद से हटाने की कोशिश करी, लेकिन तनुज उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो नताशा से दूर हुआ तो नताशा के सुर्ख लबों को देखकर उसका मन किया जैसे एक बार फिर से उन्हें शिद्दत से चूम ले, लेकिन नताशा ने तुरंत उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे रोक दिया। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, ये क्या था मिस्टर तनुज? तनुज तुरंत बोला, नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, बस यूं ही तुम्हारे लिप्स को टच किया था, किस तो मैं अब करूँगा। नताशा जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है मुझे पेन होने लगा है। तनुज उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे एक बार फिर से अपने करीब खींचते हुए बोला, आओ तुम्हारे इस पेन को दूर कर दूं। ये बोलते हुए उसने शरारत से अपनी आई विंक किया तो नताशा की तो जैसे जान निकलने को हो गई। वो तुरंत बोली, बेशर्म हैं आप। तनुज भी बोला, तुम कहो तो शर्म करने लग जाऊं, बाद में तुम ही पछताओगे कि मेरा पति कुछ तो करता ही नहीं है। अब तुम खुद बता दो कि तुम्हें कैसा पति चाहिए, वो जो तुमसे शर्माए या फिर वो जो तुम्हें भी बेशर्मी का पाठ पढ़ाए। नताशा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। अगले ही पल तनुज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। नताशा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे मिस्टर तनुज। क्या आप वही डॉक्टर तनुज हैं जो इतना सीरियस रहते हैं? तनुज उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब अगर अपनी होने वाली बीबी के साथ भी सीरियस रह लिया तो हो गया मेरा कल्याण। वो क्या है ना, मैं आज का लड़का हूँ और आज पर बिलीव करता हूँ, और वैसे भी मेरा मानना है काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? उसके मुंह से ये दोहा सुनकर नताशा की हंसी छूट गई। अब उसने अपने हाथ तनुज के कंधे पर और भी ज़्यादा अच्छे से रख दिए थे और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। जब प्यार किया तो यकीन वो कैसे ही ना करती। उसने खुद को पूरी तरह से तनुज को सौंप दिया था और वैसे भी अब इस रिश्ते को तो प्रलय की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी थी। इसके बाद अब नताशा को कोई फिक्र रही ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय और सृष्टि दोनों की गाड़ी फार्म हाउस के बाहर पहुंची तो सृष्टि हैरानी से प्रलय की तरफ देखने लगी। वो तुरंत बोली, आप मुझे फार्म हाउस क्यों ले आए डिस्ट्रॉयर? हमें तो घर जाना था ना। प्रलय भी तुरंत बोला, हाँ हमें घर जाना था, लेकिन फ़िलहाल मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया और गाड़ी से बाहर निकलकर प्रलय के साथ फार्म हाउस के अंदर आई। प्रलय सीधा अपने कमरे में आया तो सृष्टि भी उसके साथ साथ कमरे में आ गई। वो भी जानना तो चाहती थी कि प्रलय को आखिर ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए उसे इस तरह से फार्म हाउस में आना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर आए, प्रलय ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर की तरफ ले आया। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय ने एक झटके से उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिराया और उसकी तरफ देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। सृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं डिस्ट्रॉयर? प्रलय तुरंत बोला, मेरा दिमाग गर्म है, उसे थोड़ा ठंडा करना है, इसलिए अपनी शर्ट के बटन खोल रहा हूँ ताकि थोड़ी हवा आए। ये बोलते हुए उसने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी। सृष्टि तुरंत बोली, आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे बेवकूफ़ बनाकर आप मुझे अंदर ले आए। आपको क्या लगता है मुझे आपकी हरकतें समझ नहीं आ रही? ये बोलते हुए उसकी नज़रें प्रलय पर तिरछी हो गई थी। प्रलय तुरंत बोला, जब समझ चुकी हो तो फिर सवाल क्यों कर रही हो? ये बोलते हुए वो सृष्टि के ऊपर झुका और उसके चेहरे को इंटेंस नज़रों से देखने लगा। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको गोली लगी थी, आपकी चेस्ट पर दर्द होगा, आप पागल तो नहीं हो गए हैं डिस्ट्रॉयर जो ऐसी हालत में ये सब? प्रलय ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, जो इंसान प्यार में पागल नहीं हुआ उसने खाक प्यार किया। जब प्रलय राणा का प्यार हाई लेवल है तो उसका पागलपन भी हाई लेवल कैसे नहीं होगा? ये बोलकर वो सृष्टि के माथे को चूम लिया। उसकी बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट आ गई। प्रलय ने अब अपने लब सृष्टि की गर्दन पर रख दिए। सृष्टि ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ प्रलय की पीठ पर कस दिए। जैसे जैसे प्रलय सृष्टि को किस कर रहा था, सृष्टि के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। आज काफ़ी दिनों बाद वो साथ थे। हालांकि हॉस्पिटल में प्रलय और सृष्टि दोनों एक दूसरे के साथ ही थे,
एक पल के लिए भी दोनों अलग नहीं हुए थे। उन दोनों के बीच शरारतें भी चल रही थी और दोनों एक दूसरे को परेशान भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक दूरी थी। प्रलय ने वैसे भी सोचा था कि जिस दिन उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा, सबसे पहले वो सृष्टि को फार्म हाउस लेकर जाएगा और उसे बहुत सारा प्यार करेगा। उसके बाद ही वो घर वापस जाएगा। तनुज ने उसके अंदर ब्लड की कमी तो पूरी कर दी थी, लेकिन उसके अंदर जो रोमांस डोज की कमी थी वो सृष्टि ही पूरी कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में तनुज सीट पर बैठा था और नताशा उसकी गोद में बैठी हुई थी। उसने अपने पैरों को तनुज की कमर पर रैप किया हुआ था और तनुज के दोनों हाथ नताशा की पीठ पर थे। तनुज ने नताशा के चेहरे को अपने हाथों में थमा हुआ था और नताशा ने तनुज की गर्दन के पास अपने हाथ रखे हुए थे और तनुज जिसे प्यार से किस कर रहा था। तनुज के करीबी से नताशा के रोंगटे खड़े हो जाते। जैसे ही तनुज नताशा के कंधे पर अपने लब रखे, नताशा एकदम से होश में आई और उसने तुरंत अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। तनुज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ? नताशा ने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, पता नहीं। तनुज हंसा और बोला, पता तो तुम्हें सब है, बस बोलना नहीं चाहती हो। नताशा ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे घर जाना है। तनुज तुरंत बोला, मायके में या फिर ससुराल में? नताशा ने अपना चेहरा झुका लिया। तनुज हंसा और बोला, सीधा ससुराल ले चलूं क्या? मायके वाले को एक इनविटेशन दे देंगे, उन्हें अपने घर डिनर पर बुलाएंगे, वहीं पर उनके सामने फेरे भी ले लेंगे और बाकी सब रस्में भी कर लेंगे। पर अभी फ़िलहाल कुछ और करने का मन है तो पहले जाकर वो कर लें, क्यों? नताशा उसे घूरते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, पहले शादी होगी और फिर बाकी सब होगा। तनुज हंसा और बोला, अगर मुझसे कंट्रोल ना हुआ तो? नताशा उसके सीने पर अपना हाथ रखकर अपनी उंगली उसके सीने पर चलाते हुए बोली, फिर मुझे नहीं पता, आप जो चाहे आप कर सकते हैं मिस्टर तनुज, मैं रोकूंगी नहीं आपको। तनुज मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, तनुज गर्ग पेशेंट को ठीक करना जानता है और पेशेंस रखना भी जानता है। वो अपनी मिस राणा को मिसेस गर्ग बनने का इंतजार कर सकता है। नताशा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। तनुज ने उसके माथे को चूम लिया और बोला, आई लव यू। नताशा की मुस्कुराहट अब और भी ज़्यादा लंबी हो गई। तनुज तुरंत बोला, इतना भी सब्र नहीं रख सकता हूँ मैं कि मैं आई लव यू कहूँ और तुम जवाब भी ना दो। नताशा हंसी और उसके होठों को हल्का सा छूकर बोली, आई लव यू टू मिस्टर तनुज। तनुज हंसा और बोला, एक तो तुम्हारा ये मिस्टर तनुज कहना। नताशा ने अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया। तनुज तुरंत बोला, अब घर छोड़ने चलूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भाई पुलिस थाने में जाए और मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दे कि मैंने उसकी बहन को किडनैप कर लिया। नताशा उसे घूरते हुए बोली, भाइयों ऐसा नहीं करेंगे। अगर उन्हें आप पसंद नहीं होते या फिर आप उनके टेस्ट में पास नहीं होते तो वो अब तक खींचते हुए मुझे यहाँ से लेकर जा चुके होते। मैं आपके साथ हूँ, ये इस बात का प्रूफ है कि उन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप उनके टेस्ट में बिल्कुल 100 मार्क्स लेकर पास हुए हो। तनुज तुरंत बोला, साला जीजा का टेस्ट ले सकता है, जीजा साले का टेस्ट नहीं ले सकता क्या? अगर ऐसा कोई टेस्ट है तो बताओ, मुझे भी प्रलय राणा का टेस्ट लेना है। नताशा उसकी बात सुनकर हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर तनुज भी मुस्कुराया और फिर वो उसे लेकर आगे वाली सीट पर आ गया। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और नताशा को अपने साथ वाली सीट पर ना ही सिर्फ बिठाया बल्कि उसकी सीट बेल्ट को भी लगाया। नताशा बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। कुछ ही देर बाद वो दोनों राणा मेंशन के बाहर पहुंचे। तनुज ने नताशा का हाथ अपने हाथ में थमा हुआ था और अब उसने बड़े ही प्यार से उसके हाथ को चूम लिया। नताशा तुरंत बोली, आप खुद ऐसी हरकतें करते हैं कि सामने वाला पागल हो जाए। इतना भी प्यार नहीं करते हैं मिस्टर तनुज कि सामने वाला खुद अपना कंट्रोल खो दे। तनुज जल्दी से बोला, अगर इतना ही कंट्रोल खो रही हो तो गाड़ी घुमाऊं क्या? चले गर्ग हाउस। नताशा ने उसे घूर कर देखा और अगले ही पल गाड़ी से उतरने लगी। तनुज ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, बड़ी जल्दी में रहती हो तुम तो यार। अच्छा नहीं लेकर जाऊंगा अभी गर्ग हाउस, लेकिन मैं मिस्टर राणा से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा।
क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं सच में खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता। मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ नताशा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ही नताशा मुस्कुराई और फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, जैसा आपको ठीक लगे। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ भाग गई और तनुज मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। नताशा अंदर की तरफ आई तो उसकी नजरें पार्किंग एरिया पर थी, जहाँ पर प्रलय की वो गाड़ी नहीं खड़ी थी जो वो उस पहाड़ी पर लेकर आया था। मतलब प्रलय और सृष्टि अभी घर पर वापस नहीं आए। नताशा मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आई। अंदर कुसुम जी जो सोफे पर परेशान होते बैठी थी, वो तुरंत उसके पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो हॉस्पिटल होना चाहिए था ना। अभी तक तुम ठीक नहीं हुई हो। मैं अभी तुम्हारे पास ही आ रही थी, लेकिन प्रलय ने मुझे रोक दिया और बोला कि मैं प्रांश को घर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ और ना ही उसे लेकर हॉस्पिटल आऊँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। नताशा मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। उसकी मुस्कुराहट देखकर एक पल के लिए कुसुम जी चुप हो गई। वो हैरानी से उसकी तरफ देखती रही थी तो नताशा ने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। कुसुम जी तुरंत उसके गालों पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाते हुए बोली, जरा मुझे इस मुस्कान का राज तो बताना। क्या इसके पीछे वही कारण है जो मैं समझ रही हूँ? नताशा ने अपना चेहरा घुमा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे मुझे अपने रूम में जाना है मॉम। मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। ये बोलकर वो जैसे ही मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगी, कुसुम जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। नताशा अभी भी अपना चेहरा छुपाए उनके सामने खड़ी थी। अब कुसुम जी ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया और खुश होते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ नताशा, बहुत बहुत ज़्यादा खुश। आखिर मेरे दोनों बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही गई। नताशा ने भी उनकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए और धीमे से बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ मॉम। कुसुम जी ने तुरंत उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, बस तुम्हारी इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी होने वाली बीबी की खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगने दूंगा। ये आवाज़ सुनकर नताशा की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ये आवाज़ तनुज की थी। वहीं कुसुम जी भी हैरानी से सामने की तरफ देखने लगी। नताशा झट से कुसुम जी से अलग हुई और पलटकर तनुज की तरफ देखने लगी जो दरवाजे पर खड़ा था और उसके हाथों में नताशा का फ़ोन था। नताशा ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो अपना फ़ोन तनुज की गाड़ी में ही भूल आई थी। नताशा की तो सांसें ही सूखने लगी थी। ऐसा नहीं था कि वो कुसुम जी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं तनुज कुछ ऐसा वैसा ना कह दे। तनुज मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आया और अगले ही पल वो कुसुम जी के पैरों के पास झुका और उनका आशीर्वाद लेते हुए बोला, मैं तनुज गर्ग, आपकी बेटी का होने वाला पति, आपसे वादा करता हूँ कि उसकी खुशियों को मैं किसी की नज़र नहीं लगने दूंगा। अगर कोई तकलीफ उसके पास आई भी तो उससे पहले उसे मेरा सामना करना होगा। वैसे तो ये फिल्मी डायलॉग है और मैं इन डायलॉग पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, लेकिन ये मेरी फीलिंग्स भी है कि मैं मेरी नताशा को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए अब उसका लहजा बहुत ही प्यार भरा हो चुका था और वो नताशा की तरफ देख भी रहा था। कुसुम जी उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। नताशा के चेहरे पर अब मुस्कुराहट तैर गई। तनुज अपने हाथों में पकड़ा हुआ फ़ोन नताशा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारा फ़ोन। नताशा ने उस फ़ोन को अपने हाथ में लिया और अपना सिर एक बार फिर से झुका लिया। वो शर्माने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों तनुज को देखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था और उसे खुद ब खुद शर्मा जाती थी। कुसुम जी तुरंत बोले, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि तनु जल्दी से बोला, नहीं अभी नहीं मॉम, फिर कभी। उनके मुँह से अपने लिए मॉम सुनकर कुसुम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। नताशा जल्दी से बोली, मैं अपने रूम में चलती हूँ मॉम। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ भाग गई और कुसुम जी और तनुज बस उसे जाते देखते रहे। उसके जाने के बाद तनुज कुसुम जी की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ मॉम, आप लोग नताशा को लेकर थोड़े परेशान होंगे। आपके दिल में उसे लेकर एक डर होगा, लेकिन मुझ पर ट्रस्ट कीजिए मॉम, मैं कभी नताशा को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। उसे बहुत खुश रखूँगा। कुसुम जी मुस्कुराई और बोली,
मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तनुज भी हल्का सा मुस्कुराया और फिर एक बार फिर से कुसुम जी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला गया। कुसुम जी के दिल को अब सुकून मिल चुका था। अब उन्हें इंतज़ार अपने प्रलय और सृष्टि का था, लेकिन वो लोग तो पता नहीं कब आने वाले थे, क्योंकि प्रलय इस वक्त खुद सृष्टि में खोया हुआ था। या यूं कहें, प्रलय और सृष्टि दोनों एक दूसरे के प्यार के एहसास में खोए हुए थे। जहाँ प्रलय के प्यार को महसूस करते हुए सृष्टि परेशान नहीं बल्कि खुश हो रही थी। प्रलय की करीबी हमेशा उसे सुकून ही देती थी, और इस समय तो इतने बड़े दर्द से वो गुजर चुकी थी। प्रलय को खोने का दर्द उसकी खुद की जान चले जाने से भी बड़ा दर्द था उसके लिए। प्रलय का साथ छोड़ने का वो सोचना भी नहीं चाहती थी, और आज वो अपने सामने उसे सही सलामत और उसके बाहों में खुद को पाकर एक सुकून महसूस कर रही थी। प्रलय को खुद के करीब पाकर अपनी हर एक दुख, तकलीफ और परेशानियों से मुक्त हो जाती थी। जहाँ एक तरफ राणा फैमिली खुशियों का वेलकम करने के लिए तैयार थी, वहीं दूसरी तरफ कोई था जो उन्हें बर्बाद करना चाहता था। इस वक्त वेदांश एक सोफे पर बैठा था और सामने बैठी कायनात की तरफ देख रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कौन है वो इंसान जिसने मुझे जेल से आज़ाद करवाया, जिसने मुझे वहाँ से भागने का रास्ता दिया? मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ। कायनात हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम उस इंसान से मिल लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल वो इंसान तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। वेदांश तुरंत बोला, लेकिन क्यों? कायनात मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे लिए ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए तुम्हारा बदला जो तुम्हें प्रलय राणा से लेना है। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो प्रलय राणा को सबक सिखाओ। उसने तुम्हें जो जेल भिजवाया है उसे उस बात की सजा दो। वेदांश उसकी बात सुनकर गुस्से से गरजते हुए बोला, उसे तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि इस बार वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मुझे सिर्फ सृष्टि नहीं चाहिए, बल्कि मुझे प्रलय राणा को पूरी तरह से खत्म करना है। उसे जिंदा जमीन में दफनाना है, ताकि उसे पता चले कि उसने किस इंसान से पंगा लिया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर कायनात मुस्कुराई और फिर उसके पास आकर बोली, कहीं तुम गरजते हुए बादल तो नहीं हो ना, जो सिर्फ गरज कर रह जाए? बरसना तो जानते हो ना? वेदांश उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोला, तुम मुझे आजमाना चाहती हो? कायनात हंसी और बोली, नहीं, आजमाने का वक्त नहीं है, अब जो भी होगा फाइनल होगा। सुना है प्रलय राणा की जिंदगी में खुशियां दस्तक दे रही है, तुम बस ये सोचो कि उन खुशियों पर ग्रहण कैसे लगाना है। उसकी बात सुनकर वेदांत सोच में पड़ गया और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। मुंबई एक छोटा सा घर जिसमें सिर्फ एक कमरा था और एक छोटा सा बरामदा, साइड में एक किचन बनी हुई थी और पीछे की तरफ बाथरूम। उस कमरे में एक छोटा सा बेड लगा हुआ था जहाँ पर एक इंसान लेटा हुआ था और उसकी हालत टूटी फूटी थी। वो इंसान कोई और नहीं, अमय था। अमय जो उस दिन कोर्ट से भागने के बाद सीधा वहीं पर आया था। उसने अपना जो थोड़ा बहुत इलाज किया था वो भी खुद ही किया था। अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तभी किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास कौन आया है। वो तो यहाँ आसपास किसी को जानता भी नहीं था। वो किसी तरह बिस्तर से उठा और बाहर की तरफ आने लगा। तभी वो शख्स जो दरवाज़ा बजा रहा था अंदर की तरफ आ गया। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था, क्योंकि कभी कभी वो अपने लिए सिगरेट वगैरह मंगवाता था, तो उसे बार बार दरवाज़ा नहीं खोलना पड़ता था। वो लड़का जो उसे सिगरेट देने आता था वो सीधे अंदर आ जाता था, इसलिए दरवाज़ा खुला रहता था। लेकिन तभी अचानक अमय की आंखें बड़ी हो गई। जब उसने दरवाजे से अंदर आती हुई कायनात को देखा, वो तुरंत बोला, तुम यहाँ पर? कायनात हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब हो गई है, तुम्हें तो किसी लायक नहीं छोड़ा तुम्हारे सौतेले भाई ने। उसकी बात सुनकर अमय गुस्से से बोला, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? पहले ये बताओ, मेरी हालत के बारे में बाद में बात करेंगे। कायनात मुस्कुराई और बोली, क्या बात है, तुम अपने सौतेली भाई से बदला नहीं लेना चाहते क्या? अमय हैरानी से बोला, कहना क्या चाहती हो? कायनात उसके बिल्कुल करीब आ गई और अगले ही पल उसने अपना हाथ अमय के कंधे पर रख दिया। अमय दर्द से कराह उठा। उसे अपने कंधे पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था।
कायनात ने तुरंत पूछा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? अमय गुस्से से बोला, जो सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। क्यों आई हो यहाँ पर? किसने भेजा है तुम्हें? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ज़रूर कुछ खिचड़ी पक रही होगी, बताओ क्या चाहती हो? कायनात उसके सामने बैठकर बोली, मैं जो चाहती हूँ उसकी बात छोड़ो, जो तुम चाहते हो उसकी बात सुनो। प्रलय राणा से बदला लेना चाहते हो या नहीं, बस इतना बताओ। अमय गुस्से से बोला, उसे तो मैं खत्म करना चाहता हूँ, ऐसी सजा देना चाहता हूँ उसे कि उसका पूरा घमंड टूट जाए। बहुत घमंड है उसे प्रलय राणा होने का, मैं उसके घमंड को मिट्टी में मिलाना चाहता हूँ। कायनात बड़ी ही अदा से बोली, तो फिर समझो तुम्हारा काम हो गया। मैं तुम्हारे लिए वो फरिश्ता बनकर आई हूँ जो तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करेगी। अमय ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। कायनात ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और मैं तुम्हारे उस दुश्मन की दुश्मन हूँ जिसकी जान तुम भी लेना चाहते हो और मैं भी। तो क्यों ना हाथ मिला लिया जाए? अमय तुरंत बोला, लेकिन मैं किस हालत में हूँ ये तुम जानती हो ना। ऐसी हालत में मैं तुम्हारा क्या साथ दे पाऊँगा? कायनात मुस्कुराई और बोली, उसकी फिक्र मत करो। अब तक तुम अपना इलाज खुद कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा इलाज मैं करवाऊंगी। 2 दिनों में तुम्हें पूरा ठीक कर दूंगी। और वैसे भी हमें जो करना है उसके लिए 2-3 दिन है हमारे पास। सुना है प्रलय राणा अपनी बहन के लिए लड़का देख चुका है। तुम्हारी भी बहन है वो। लेकिन ऐसी बहन का क्या फ़ायदा जो अपने सगे भाई से ज़्यादा सौतेले भाई को प्यार करे। अगर उसकी कुर्बानी देनी भी पड़ी तो पीछे तो नहीं हटोगे ना तुम? अमय तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। वो नताशा मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। उसने जो मेरे साथ किया वो तो सौतेली बहन भी ना करे। मैं उसका सगा भाई था, लेकिन उसे हमेशा से प्रलय से प्यार था। वो हमेशा से प्रलय के आगे पीछे घूमती थी, तो अब उसे भी पता चलना चाहिए कि सौतेला सौतेला होता है और अपना अपना। कायनात मुस्कुराई और बोली, तो चलो चलो मेरे साथ, तुम्हें एक अलग दुनिया में ले चलो जहाँ पर अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। उसकी बात सुनकर अमय मुस्कुरा रहा और अगले ही पल बिस्तर से उठा। वो दोनों वहाँ से बाहर निकले तो एक बड़ी सी गाड़ी बाहर उनका इंतजार कर रही थी। गाड़ी को देखकर अमय हैरान हुआ, क्योंकि वो बहुत लग्जीरियस गाड़ी थी। उसने कायनात की तरफ देखा और बोला, ये तुम्हारे पास कैसे आई? कायनात उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए। आम कहाँ से आया और कहाँ से नहीं, ये परेशानी तुम मुझ पर छोड़ दो। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे क्या, बात तो तुम सही कह रही हो, मुझे सिर्फ आम खाने से मतलब होना चाहिए। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठ गया। कायनात भी गाड़ी में बैठी और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद वो एक बड़े से बंगलों के बाहर आकर रुके और अमय को लेकर कायनात अंदर की तरफ आई। इस वक्त वेदांश की गाड़ी भी वहां पर आई थी। हालांकि वो गाड़ी वेदांश की नहीं थी, वो गाड़ी बस वेदांश को वहां पर छोड़ने आई थी। वेदांश खुद हैरान था कि कायनात ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला उसकी नज़र सामने बंगले पर गई। वो अब कायनात के पास आया और बोला, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ये किसका बंगला है? कायनात उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक तो तुम दोनों सवाल बहुत पूछते हो। ये बोलते हुए वो अमय और वेदांश दोनों की तरफ देख रही थी। वेदांश की नज़र अब अमय पर गई तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो तुरंत बोला, तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? एक नंबर का पागल इंसान है ये, इसके बस का कुछ भी नहीं है। बदला लेना तो दूर, ये ढंग से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। पहले सिर्फ लंगड़ा था, अब हाथ से भी अपाहिज हो गया है। ये हमारा बदला लेने में कैसे हमारी मदद करेगा? कायनात वेदांश की तरफ देखते हुए बोली, तुम चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। ये मत भूलो कि तुम्हें जेल से बाहर निकलवाने वाली मैं हूँ, तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। वेदांश गुस्से से मुट्ठी भींचने लगा। वो मजबूर था कायनात की हेल्प लेने को, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्रलय ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसकी प्रॉपर्टी तक गवर्नमेंट के अंडर आ चुकी थी, क्योंकि प्रलय ने ऐसे बहुत सारे घोटाले साबित कर दिए थे जो वेदांत से जुड़े हुए थे, और वेदांत सब पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। गुस्से से कांपते हुए वेदांत अंदर की तरफ आ गया। अंदर आते ही उसकी आंखें बंगले की सजावट देखकर फैल गई, क्योंकि वो बंगला सच में बहुत ज़्यादा लग्जीरियस था। कायनात भी अमय के साथ अंदर आई और फिर उसने उन दोनों को उनके रूम में भेज दिया।
कुछ देर बाद वो खुद बाहर गार्डन एरिया की तरफ आई और उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन किया। सामने जैसे ही किसी ने कॉल रिसीव किया वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा काम कर दिया है, अब बताओ आगे क्या करना है। सामने से आवाज़ आई, उन दोनों को तुम पर शक तो नहीं हुआ? उस शख्स का सवाल सुनकर कायनात जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, उन दोनों का दिमाग चलता होता तो वो मुझ पर शक करते। दिमाग नाम की चिड़िया उनके पास नहीं है, तुम फिक्र मत करो, वो वही करेंगे जो मैं उनसे करने के लिए कहूँगी। तुम जैसा कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। अब ये बताओ आगे क्या करना है। कायनात की बात सुनकर सामने वाला इंसान हंसने लगा। सामने वाले इंसान की हंसी को कायनात चुपचाप सुन रही थी। अब वो इंसान बोला, बहुत जल्दी बताऊंगा कि अब तुम्हें क्या करना है, तब तक मेरे कॉल का इंतज़ार करो। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कायनात बस अपने फ़ोन की तरफ देखती रह गई। कुछ सोचते हुए उसने कहा, मुझे भी इंतज़ार है तुम्हारे कॉल का। ये कहकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अंदर की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में प्रलय और सृष्टि दोनों पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी से बाहर निकले। प्रलय सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ लेकर आने लगा। सृष्टि ने तुरंत अपना हाथ खींचते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप डिस्ट्रॉयर? अच्छा लगेगा क्या? आप ऐसे मेरा हाथ पकड़कर अंदर जाएंगे? सृष्टि की बात सुनकर प्रलय ने उसे घूर कर देखा और बोला, ज़्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने, वरना हाथ छोड़कर तुम्हें अपनी गोद में उठा लूँगा। सृष्टि तुरंत बोली, एक नंबर के बेशर्म हैं आप। अब जल्दी से ये बताइए कि नताशा के बारे में क्या सोचा है आपने? अभी वो पूछ ही रही थी कि प्रलय का फ़ोन बजा। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला तो देखा तनुज का कॉल आ रहा था। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम चलो अंदर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सृष्टि तुरंत बोली, मुझे भी सुनने दीजिए ना, तनुज आपसे क्या बात करता है? प्रलय ने उसे गहरी नज़रों से देखा तो सृष्टि मुँह बनाते हुए बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मेरे पास मत आइएगा, आप तनुज के पास जाकर रहिए, उसी से प्यार कीजिए। ये कहकर वो तुरंत अंदर चली गई और प्रलय हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया। सृष्टि कहाँ की बात को कहाँ ले गई थी। दोबारा उसका फ़ोन बजा तो वो होश में आया और तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से तनुज कुछ बोलता उससे पहले ही प्रलय बोला, फ़ोन पर नहीं, मिलकर बात करते हैं, अभी कुछ ही देर में होटल ताज पहुंचता हूं मैं, मुझे वहीं पर आकर मिलो। तनुज हल्का सा मुस्कुराया और बोला ओके। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और प्रलय अब घर के अंदर जाने की बजाय अपनी गाड़ी में वापस बैठा और तुरंत तनुज से मिलने के लिए निकल गया। कुछ ही देर बाद वो होटल ताज में पहुंच चुका था और तनुज उसके सामने बैठा था। वो लोग शादी के बारे में बात कर रहे थे। तनुज की बात सुनकर प्रलय कुछ सोचते हुए बोला, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बस मुझे नताशा की फिक्र है, कहीं उसके कुछ ड्रीम्स ना हो शादी को लेकर। मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में उसके ख्वाब अधूरे रह जाए। तनुज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं बात करूँगा उससे पूछूंगा कि वो क्या चाहती है और वही होगा जो वो चाहती है। मुझे भी ग्रैंड वेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी में मीडिया या फिर फालतू की चीज़ें इन्वॉल्व हो। अगर इन सब में लोगों ने सवाल किया तो प्रॉब्लम नताशा को होगी और मैं उसे परेशान नहीं देख पाऊंगा। उसकी बात सुनकर प्रलय मुस्कुराया और बोला, उसकी फिक्र तुम मत करो, वैसे भी आगे बहुत धमाके होने वाले हैं। अब राणा फैमिली से जुड़ने वाले हो तो इन धमाकों की आदत डाल लो। तनुज उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था और प्रलय के चेहरे पर लंबी स्माइल थी। प्रलय और सृष्टि दोनों नताशा के सामने खड़े थे और नताशा ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, जवाब दो ना, क्या चाहती हो तुम? नताशा ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और बोली, पता नहीं मुझे भाइयों, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे लगता है कि हमें बस सिंपल सी वेडिंग करनी चाहिए। वैसे भी मुझे अब कोई तामझाम नहीं चाहिए। सृष्टि तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, नताशा राणा की वेडिंग एकदम ग्रैंड वेडिंग होगी। वैसे भी इस घर में शादियों के मंडप तो बहुत बार लग चुके हैं, लेकिन ढंग से एक शादी भी नहीं हुई है। ये बोलते हुए उसने प्रलय की तरफ देखा। प्रलय तुरंत बोला, तुमने करने ही कब दी, जब देखो तांडव करती रहती हो। अब तांडव में भी मांडव भी लगेंगे और ऐसी ही शादी होगी। नताशा उन दोनों की तरफ देखकर बोली, आप मुझसे मेरी शादी के बारे में जानने आए हो या फिर मेरे सामने लड़ने आए हो?
सृष्टि तुरंत बोली, मैं लड़ाई नहीं करती, ये डिस्ट्रॉयर, ये जो सारा दिन मुझसे लड़ते रहते हैं, पता नहीं किसका गुस्सा मुझ पर उतारते रहते हैं। मुझे लगता है ज़रूर ऑफिस में कोई न्यू सेक्रेटरी आई होगी जिसकी हरकतों पर इन्हें गुस्सा आता होगा और वो गुस्सा ये घर पर मुझ पर उतारते हैं। प्रलय मुस्कुराकर बोला, अगर इतना ही शक है तो राणा इंडस्ट्रीज दोबारा ज्वाइन कर लो। सृष्टि व्यंग से हंसी और बोली, बिल्कुल भी नहीं, पहले ही ऑफिस नहीं जाते हैं आप। अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो ऑफिस और घर में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा, जहाँ पर भी मैं ही दिखूंगी बस पकड़ कर बैठ जाएंगे। ये बोलकर उसने तुरंत अपनी जीभ को अपने दांतों में दबा लिया। प्रलय ने उसे तिरछी सी नज़रों से देखा। फिलहाल तो उसका मन कर रहा था कि अभी सृष्टि को पकड़कर अपनी बाहों में उठाए और रूम में ले जाए। उसके दिमाग से रोमांस नाम का कीड़ा निकलता ही नहीं था। वो जितना सृष्टि के साथ रोमांस करता उतना ही वो कीड़ा उसे और ज़्यादा काटता। उन दोनों को चुप देखकर नताशा एक बार फिर से बोली, लेकिन ग्रैंड वेडिंग में तो सब होंगे ना भाई, मीन्स मीडिया और। ये बोलते बोलते वो रुक गई थी। प्रलय अब उसके करीब आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या तुम्हें? प्रलय राणा की दुनिया में वही होता है जो प्रलय करना चाहता है। उसके इशारे के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बाकी सब चीज़ों की टेंशन तुम मत लो, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। नताशा मुस्कुराई और बोली, एक ऐसी वेडिंग जिसमें सारी रस्में हो, मीन्स हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ हो और शादी भी बहुत अच्छे से हो। सृष्टि उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई जब प्रलय ने अपना मुंह खोला। प्रलय नताशा की तरफ देखते हुए बोला, ओके, परसों तुम्हारी शादी होगी और बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम चाहती हो। कल तुम्हारी शादी के सारे फंक्शन होंगे, एंगेजमेंट से लेकर हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ होगा। सृष्टि तुरंत बोले, आपका दिमाग आप कहाँ छोड़कर आए हैं डिस्ट्रॉयर? आप पागल हो गए हैं क्या? इतनी जल्दी शादी की तैयारी भी नहीं होती जितनी जल्दी आप शादी करने की बात बोल रहे हैं। सारे फंक्शन करने हैं, मजाक थोड़ी ना है जो 5-5 मिनट में हो जाएंगे। प्रलय तुरंत बोला, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे भरोसे बैठा रहा तो 10 जन्म लगा दोगी तुम एक शादी में। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि भी तुरंत बोली, आपसे 2-3 बार शादी कर चुकी हूँ मैं, इसलिए ये बात तो मुझसे मत ही कहिए। प्रलय ने उसे घूर कर देखा। नताशा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उन दोनों को देखकर उसे तनुज की याद आ रही थी। वो तुरंत बोली, अब आपको बाकी की जो लड़ाई करनी है वो आप लोग अपने रूम में जाकर करिए। मेरी शादी 2 दिन बाद करे या फिर 2 घंटे बाद, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सृष्टि ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और फिर प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, क्यों ना हम एक काम करें डिस्ट्रॉयर, की नताशा की शादी 2 साल बाद करते हैं, मीन्स बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से। प्रलय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन जब उसे सृष्टि के इरादों की भनक हुई तो वो भी तुरंत बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, 2 साल में अच्छे से सब कुछ मैनेज भी हो जाएगा। 2 साल का जिक्र सुनकर ही नताशा की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से प्रलय के पास आई और बोली, नहीं भाई, बेशक से आप मेरी कोर्ट मैरिज कर दीजिए, लेकिन 2 साल का वक्त मत लगाइए। उसकी बात सुनकर प्रलय और सृष्टि की हंसी छूट गई। उन्हें हंसते हुए देखकर अब नताशा को समझ आ गया कि वो दोनों उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। उसने शर्माते हुए अपना चेहरा घुमा लिया और चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। सृष्टि मुस्कुराई और प्रलय का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे मुझे उसका फेवरेट डिज़ाइनर और बाकी सब चीज़ें तो पूछने दो। सृष्टि ने उसे घूर कर देखा और कमरे से बाहर लेकर चली गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। और कहानी का अंतिम भाग अगर आप लोग आज शाम 6 बजे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगी और आप लोग कहानी के अंतिम भाग को 6 बजे इंतज़ार करिएगा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर देंगे, मुझे निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं शाम 6 बजे कहानी के अंतिम भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।